नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, आज हम मौर्य वंश के बारे में जानेंगे। छोटा सा जीवन परिचय सम्राट अशोक जी का। तो ये मौर्य वंश का टॉपिक 3 है। इससे पहले मैंने चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन परिचय और उनसे संबंधित जो घटनाएं थी जिन पर पेपरों में पूछा जा सकता है, उनकी चर्चा विस्तार से करी थी। ठीक है, उसके बाद में हमने बिंदुसार जी के बारे में बातें करी थी कि बिंदुसार जी को हम किन किन नामों से इतिहास में जानते हैं और उनके समय में कौन कौन से ऐसे विद्रोह हुए थे जिनसे पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं सम्राट अशोक की कि अशोक जी के छोटे से जीवन परिचय के बारे में हम बात करेंगे कि उनके साम्राज्य के यानी कि जब उन्हें शासन सौंपा गया था तो उन्होंने किस प्रकार शासन शुरू किया था, किस प्रकार सत्ता अपने अधिग्रहण करी थी। ठीक है, उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो देरी ना करते हुए मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, हम बात करते हैं कि इतिहास अपने आप में बहुत बड़ा पेचीदा सब्जेक्ट है। पेचीदा यानी कठिन। देखो, इतिहास अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन हमें इतिहास में प्राचीन इतिहास से कुछ ऐसे तथ्य सामने आते हैं हमारे में कि हमें जो इतिहास हमारे इतिहासकारों ने लिखा, उसमें जो इतिहास लिखा गया है वो सिक्कों से, स्मारकों से, चित्रकला से और भवन निर्माणों से, उनके आधार पर इतिहास लिखा गया है। क्यों? ये भी क्योंकि हमें ऐसे पुराने ग्रंथ भी हैं जो विदेशियों के विवरणों से भी हमें मिले हैं। हमारे इतिहासकारों ने उन्हीं के आधार पर इतिहास लिखना शुरू किया था, लेकिन हमें उनके बारे में कुछ इस तरीके से बातें मालूम नहीं होती कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म किस प्रकार हुआ था, ये नहीं पता होते। क्योंकि हमारा जो इतिहास है वो साक्ष्य जो है उसके हम पर उपलब्ध साक्ष्य नहीं थे, साक्ष्यों का हमारे पास में अभाव था। तो हमें कुछ विदेशियों के विवरण से, कुछ हमारे अभिलेखों से, कुछ हमारे जो साहित्यिक जो ग्रंथ हो गए या फिर मुद्रा हो गई पुरानी, जो उनसे हमें कौन कौन से शासक किस प्रकार से शासन किया, जो हमारे इतिहासकारों ने उन पे इतिहास लिखा। तो हमारा जो इतिहास लिखा गया है वो उस समय जो हमें साक्ष्य मिले उनके आधार पर इतिहास है। तो कभी कभी मेरे मन में ये विचार आता है कि जैसे कि सम्राट अशोक के अगर हम बारे में बातें करेंगे, चर्चा करेंगे या इनके बारे में थोड़ा ज्ञान प्राप्त करें, तो इनके हमें जैसे जन्म की नहीं पता, इतने पता है कि ये भाई बिंदुसार जी के पुत्र थे, या फिर इनके जो दादाजी थे वो चंद्रगुप्त मौर्य जी थे, फिर बिंदुसार जी, फिर अशोक जी। उनके बाद में इनके हमें वंशावलियों के बारे में भी जानकारी मिलती है कि भाई कौन कौन से शासक थे, लेकिन उनके जन्म के बारे में हमें ज्यादा ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। ठीक है ना। इनके शासन के बारे में तो पता है कि भाई इन्होंने इतने समय से इतने समय तक शासन किया था। तो मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं सम्राट अशोक, देरी ना करते हुए। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें हम जो जानेंगे वो ये जानेंगे कि सम्राट अशोक ने किस प्रकार से सत्ता, सिंहासन ग्रहण किया था और कौन कौन से ऐसे इतिहासकार थे या फिर विद्वान थे, ऐसे कौन कौन से अभिलेख थे जो कि ये प्रमाणित करते हैं कि सम्राट अशोक ने किस प्रकार से शासन किया था, किस प्रकार से उसे अधिग्रहण किया था। तो मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं। ये मौर्य साम्राज्य का टॉपिक 3 है। इसमें क्या है कि अशोक सम्राट जो अशोक थे वो बिंदुसार जी के ही समय यानी अपने पिताजी के समय में पूर्वी तक्षशिला व उज्जैन के राज्यपाल यानी गवर्नर थे। क्या थे? पूर्वी तक्षशिला। सम्राट अशोक पूर्वी तक्षशिला और उज्जैन के गवर्नर थे। यानी कि इनके पिताजी ने इन्हें उज्जैन का गवर्नर नियुक्त किया हुआ था। क्योंकि पहले क्या था कि राजाओं की जो वंशावली थी, तो राज परिवार के ही सदस्य किसी न किसी अच्छी पोस्ट पे थे उस समय, यानी कि अध्यक्ष थे एक तरीके से। तो ये क्या थे? राजपाल थे। राजपाल को क्या गवर्नर भी कह सकते हैं। अब तक्षशिला और उज्जैन के तो गवर्नर थे, लेकिन हमें दिव्य वेदान के अनुसार, दिव्य वेदान बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ, ये हमें जानकारी देता है सम्राट अशोक जी की कि जो सुसीम थे, सुसीम, इनकी हत्या कर सुसीम
सम्राट अशोक ने सुसीम जो इनके भाई थे उनकी हत्या कर कर इन्होंने सत्ता ग्रहण की थी। क्या? हत्या कर कर सत्ता ग्रहण की थी। लेकिन ये जानकारी हमें कौन देते हैं? ये दिव्य वेदांत से हमें जानने को मिलता है कि इन्होंने सुसीम से हत्या ग्रहण कर कर अपना सिंहासन या सत्ता या साम्राज्य हत्या लिया था। तो ये जो मैं जानकारी दे रहा हूं ये सम्राट अशोक के जीवन परिचय के बारे में कि उस समय इनके जीवन के अंतर्गत क्या क्या चीजें घटी थी। ठीक है, देखो फाइयान, यहां से आप देखो कि हमें जो विदेशियों के विवरण से ही तो ये जानकारी मिलती है इतिहास में, वही चीज मैं आपको एक बार समझाने की प्रयत्न करूंगा कि फाइयान जो थे वो मौर्य सम्राट, ठीक है जी, मौर्य के वहां में आए, उसमें आए थे फाइयान। ठीक है, और हेनसांग आपको पता है हर्षवर्धन के समय में, लेकिन इति सिंह हर्षवर्धन के बाद के समय में। ठीक है जी, उनके बाद के समय में। तो देखो इनके विवरण से भी हमें ये जानकारी मिलती है। क्या? कौन सी जानकारी मिलती है? कि इन्होंने सुसीम की हत्या की थी, यानी कि एक तरह से ये हत्यारे थे, हत्या करके इन्होंने सत्ता ग्रहण की थी। तो क्या फाइयान, हेनसांग और इति सिंह से यही मानते हैं कि इन्होंने हत्या कर कर सिंहासन छीन लिया था या उसे अधीन कर लिया था अपने। ठीक है, इसके बाद में जो हम जानने को हमें मिलेगा वो मिलेगा महायान वंश। महायान वंश के अनुसार सम्राट अशोक ने 11 भाइयों की हत्या कर कर, क्या 11 भाइयों की हत्या कर कर सिंहासन ग्रहण किया था। उनके बारे में हमें ये जानकारी मिलती है। महाबोधि वंश, महाबोधि वंश के अनुसार हमें जो जानकारी मिलती है वो ये मिलती है कि सम्राट अशोक ने 99 भाइयों की हत्या कर कर, कितने? 99 भाइयों की हत्या कर कर सिंहासन ग्रहण किया था। लेकिन तिब्बती लामा थे तारकनाथ जी, तिब्बती लामा तारकनाथ जी, जो उनके अनुसार जो उल्लेख मिलता है वो ये मिलता है कि उन्होंने 6 भाइयों की हत्या कर कर सिंहासन ग्रहण किया था। अब मैं आपको उदाहरण के लिए एक चीज बोल दूं कि इन्हीं से ही पेपरों में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। जैसे कि अगर जितने भी वंश दिए हैं, महावंश, महाबोधि वंश या तारकनाथ में, अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि भाई 11 भाइयों की हत्या सम्राट अशोक ने कौन से वंश इसका उल्लेख करता है, तो महाबोधि वंश, महावंश इसका उल्लेख करता है। इस प्रकार से हिस्ट्री के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बात करते हैं, देखो तारकनाथ जी ने 6 भाइयों की हत्या का उल्लेख किया है। एक और इसमें जो जानकारी मिलती है, हमें जो जानने को मिलता है वो ये मिलता है कि इन्होंने यहां तक जो उल्लेख मिले वो कि इन्होंने हत्याएं कर सिंहासन ग्रहण किया। लेकिन अशोक जी का, यहां पर समझो, लेकिन अशोक जी का 5वां अभिलेख है। 5वां अभिलेख क्या उल्लेख करता है? जीवित भाइयों के परिवार को उल्लेख करता है। यानी कि 5वां जो अभिलेख है अशोक जी का वो ये उल्लेख करता है कि इनके भाई जीवित थे। इनके भाई यानी ये उन्हें हत्यारा साबित करते हैं, तो उनका 5वां अभिलेख जीवित भाइयों का और परिवार को उल्लेख करता है कि उनके भाई जीवित थे और परिवार भी थे। कौन सा अभिलेख है? 5वां अभिलेख। याद करना, इससे पेपरों में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जीवित भाइयों वे उनके परिवार को उल्लेख कौन से अभिलेख में है, तो कौन सा है? वो 5वां अभिलेख है सम्राट अशोक जी का। इनका राज्यारोहण, अब देखो हमें जो इतिहास में मिलती है जन्म का कोई प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन इनके राज्यारोहण यानी कि जब इनका राज्याभिषेक हुआ उसका प्रमाण हमें मिलता है। और क्या जानकारी मिलती है हमें इतिहास में कि सम्राट अशोक के अभिलेखों से ही हमें लिखित साक्ष्य भी मिलने स्टार्ट होते हैं ज्यादातर, और वो पढ़ने भी जा चुके हैं, यहां से वो पढ़े भी गए। इससे पहले कि जितने अभिलेख हमें मिले, जो प्रमाण मिले, वो भाव चित्रात्मक थे या उनकी लिपि इतनी कठिन थी कि वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे है 269 ईसा पूर्व इनका राज्यारोहण हुआ था। सिंहली परंपराओं में, क्या सिंहली परंपराओं में अशोक, अब हमें जो जानने को मिल रहा है अशोक जी के बारे में वो ये कि सिंहली परंपराओं के अनुसार अशोक उज्जैनी गए थे।
उज्जैनी जाते समय ये विदिशा में रुके थे। कहां पर? उज्जैनी जाते समय विदिशा में रुके। यहां रुकने पर उन्हें एक श्रेष्ठी सातवाहन व्यापारी, श्रेष्ठियों को व्यापारी भी तो बोलते हैं, तो उनकी एक पुत्री थी, श्रेष्ठी जी की पुत्री। क्या? श्रेष्ठी जी की पुत्री से इन्होंने विवाह किया था। क्या? शादी की थी। कब करी थी? उज्जैनी जाते समय, जब ये विदिशा में रुके थे। इनके उनसे उनसे जो कि श्रेष्ठी जी की पुत्री थी, उनसे इनको क्या, एक पुत्र महेंद्र, जिसका नाम महेंद्र था, और एक पुत्री संघमित्रा का जन्म हुआ था। क्या? संघमित्रा का जन्म हुआ था। महाबोधि वंश में क्या है? महाबोधि वंश में जो हमें जानकारी जानने को मिलेगी वो ये कि महाबोधि वंश में वेदिस महादेवी जो शाक्य जाति की है। क्या जाति? उनकी शाक्य है। शाक्य जाति की वेदिस महादेवी है। महाबोधि वंश हमें इन चीजों की जानकारी देता है। ठीक है। दिव्य वदान, दिव्य वदान के अनुसार, दिव्य वदान में तस्य रक्षित, दिव्य वदान में तस्य रक्षिता, लेकिन लेखों में क्या? लेखों में कारुवाकी। अब ये जो हमें प्रमाण मिलते हैं ये सिंगली परंपराओं में कि इनकी जिनसे शादी हुई थी वो किस प्रकार से हुई थी। एक तो देखो सिंगली परंपरा, महाबोधि वंश और दिव्य वदान में हमें इनके शादी से अंतर्गत इनकी जो पत्नी थी उनके बारे में हमें जानकारी मिली। क्या? कि भाई विदिशा जाते वक्त तो उन्होंने श्रेष्ठी की पुत्री से विवाह किया। दूसरा, महाबोधि वंश में उसको क्या बोला गया? वेदिस और महादेवी जो शाक्य जाति की थी। दिव्य वदान में उन्हें तस्य रक्षिता बोला गया। लेकिन लेखों में उन्हें कारुबाकी बोला गया। ये जानकारी किनसे? इनकी पत्नी से संबंधित जानकारियां हैं। ठीक है। तीवर इनकी माता थी, ये तीवर की माता थी, सॉरी। जो कारुबाकी हैं वो तीवर जी की माता थी। क्या? तीवर जी की माता। अशोक ने अपने राज्यारोहण के 8वें वर्ष, यानी जब सम्राट अशोक राजा बन गए तो उसके 8 वर्ष बाद, जो उन्हें 8 वर्ष पूरे हुए, तो इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था। क्या किया था? कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग पर आक्रमण क्यों किया था? कलिंग पर आक्रमण करने के बाद ही सम्राट अशोक बौद्ध बने थे। उससे पहले ये शैव धर्म मानते थे। और कलिंग का युद्ध इतना भयानक युद्ध था कि इसमें 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे, 1.5 लाख लोग बंदी और घायल हो गए थे। तो उनसे इनका हृदय बहुत ज्यादा व्याकुल हुआ था। ये कलिंग बहुत सारी चीजों के लिए, क्योंकि कलिंग सबसे ज्यादा हाथियों के लिए मशहूर था। और कलिंग की भी हम बातें करेंगे कि कलिंग आखिर किस कारण इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था और इसकी जानकारी हमें कौन कौन देता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, जानेंगे। ठीक है। तो कलिंग पर आक्रमण किया था 10वें वर्ष, यानी अपने राज्यारोहण के 10वें वर्ष ये बोध गया गए थे। कहां पर? बोध गया गए थे। ये जानकारी कौन देता है? 13वां शिलालेख में इसकी जानकारी है। कौन से शिलालेख में? 13वें शिलालेख में ये जानकारी है। अर्थशास्त्र के अनुसार जो हमें अर्थशास्त्र से जानने को मिलता है वो यह जानकारी मिलती है कि कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। वही वाली बात, सम्राट अशोक ने आखिरकार कलिंग पर क्यों आक्रमण किया था, तो अर्थशास्त्र हमें जानकारी देता है ये कि कलिंग हाथियों के लिए बहुत प्रसिद्ध था, शायद इसलिए सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया होगा। लेकिन प्लिनी, अब देखो प्लिनी एक विद्वान है, वो हमें जो जानकारी देते हैं वो ये कि कलिंग वाणिज्य और व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था। यानी कि कलिंग पर आक्रमण की जानकारी अर्थशास्त्र के साथ में प्लिनी महोदय भी देते हैं कि भाई वो वाणिज्य व्यापार, यानी कि व्यापार का, वाणिज्य का बहुत प्रसिद्ध केंद्र था, इसलिए भी उन्होंने इस पर आक्रमण किया। सम्राट अशोक का समकालीन जो शासक था, कौन था? समकालीन शासक मिस्र का शासक था तुर्मिय। ये पेपरों में पूछे जाते हैं कि इनके समकालीन शासक होते हैं बहुत सारे और मिलान के लिए आते हैं। ठीक है।
तो शासक कौन था? तुर्मीय। अब देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो में यह बताया कि सम्राट अशोक के बाद ही मौर्य साम्राज्य का विघटन शुरू हो गया था, और इनके जो आने वाले शासक थे वो थोड़ा सम्राट अशोक की तरह महान नहीं थे, थोड़े कमजोर थे। तो इनका जो साम्राज्य है वो फिर जो भी नई शक्ति उस दौरान सत्ता में आई, उन्होंने फिर वो जगह कब्जा ली। यानी कि एक प्रकार से इनके साम्राज्य में विघटन यानी टूट या उनका खंडन होना शुरू हो गया सम्राट अशोक के बाद ही। इनकी मृत्यु के बाद, जब सम्राट अशोक की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद में कश्मीर किसके अंतर्गत स्वतंत्र हो गया? जालौर ने कश्मीर पर अपना अधिकार कर लिया और कश्मीर का राज्य जालौर के अंतर्गत चला गया। यानी मौर्य साम्राज्य का एक भाग अब कश्मीर जालौर के अंतर्गत चला गया, क्योंकि सम्राट अशोक की मृत्यु हो चुकी थी। आने वाले जो शासक थे वो थोड़ा निर्बल कमजोर थे, इसलिए वहां पर जालौर एक शक्तिशाली ताकत के रूप में उभरा और उन्होंने कश्मीर को स्वतंत्र करा लिया। इसी प्रकार उत्तर और पश्चिमी भाग में ग्रीक शासक कौन थे? इंडो ग्रीक शासक थे। इंडो ग्रीक शासकों ने उत्तर पश्चिमी भाग को कब्जा लिया। अब उनकी इस शक्ति का जब क्षीण होना स्टार्ट हुआ, यानी विखंडन स्टार्ट हुआ, तो जो भी नई ताकत थी, जैसे कि इंडो ग्रीक उत्तर पश्चिमी सीमा पर थे, तो उन्होंने उसको अपने अधीन कर लिया। और विंध्याचल के पार का क्षेत्र नई शक्ति उभर के आई जिसका नाम था सातवाहन। उन्होंने विंध्याचल पार क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया। इसी प्रकार उड़ीसा में मेघवंश उभरा। क्या? मेघवंश, जिसके राजा थे खारवेल। तो इन्होंने भी उड़ीसा को मौर्य वंश से अलग हो गया। यानी एक तरह से मौर्य वंश अब सीमित होना स्टार्ट हो गया और नई नई शक्तियों का यहाँ पर उदय होना शुरू हो गया। ठीक है। गुजरात और मध्य प्रदेश पे किसका शासन रह गया? ये अशोक के पौत्र थे संप्रति, जो कि शासक थे। केवल अब देखो, उनके जो पौत्र थे, यानी अशोक जी के फिर लड़के हो गए, लड़के के भी जो उनके लड़के हुए, उनका शासन कहां तक सीमित रह गया? गुजरात और मध्य प्रदेश। उनका शासन वहां, जिसका मुख्यालय कहां था? उज्जैन। इसका मुख्यालय उज्जैन था। शेष भाग, बचा कुचा भाग मगध, क्या जी? शेष भाग यानी बचा कुचा भाग मगध और राजधानी पाटलिपुत्र रह गई। जब मौर्य वंश के नई नई सत्ताओं ने, नए नए ताकतवर शासकों ने कब्जा करना एक तरह से शुरू किया, तो मौर्य साम्राज्य सिमट कर संप्रति के हिस्सा में, यानी उनके पौत्र के हिस्से में, तो गुजरात और मध्य प्रदेश रह गए। ठीक है, जिसका मुख्यालय उज्जैन बनाया उन्होंने। शेष भाग जो बचा वो मगध कहलाया और उसकी राजधानी पाटलिपुत्र। ये मौर्यों के अंतर्गत है। इनका अंतिम राजा जो वैदरथ था, कौन था? वैदरथ था, जो 185 ईसा पूर्व में, वैदरथ जी 185 ईसा पूर्व में, पूर्व तक इनका शासन था। और इनके सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग इनके सेनापति थे। इन्होंने इनकी हत्या कर शुंग वंश की नींव रखी। इनके बारे में हम अपने आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मौर्य साम्राज्य अपने आप में बहुत बड़ा साम्राज्य है और सम्राट अशोक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। अभी इनके बारे में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, इनके शिलालेख, वृत्त शिलालेख, लघु शिलालेख, बहुत सारे बातें में, इनकी भाषा के बारे में, इनकी लिपियों के बारे में, किस प्रकार थी, जन सामान्य में इन्होंने किस प्रकार शासन किया, उनके बारे में भी हम अपने आने वाली वीडियो में विस्तार से जानेंगे। जो चीजें बिल्कुल इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम यहाँ अशोक जी के धम्म के बारे में बात करते हैं। अशोक जी के जो धम्म है इनके बारे में बात करते हैं। पहले ये शैव धर्म था, यानी अशोक जो शैव धर्म मानने वाले थे, इसकी जानकारी हमें राजतरंगिणी देती है। राजतरंगिणी देती है कि ये अशोक शैव धर्म मानने वाले थे, लेकिन सिंगली, अनुश्रुति, दीपवंश और महावंश ये हमें जो जानकारी देते हैं वो ये जानकारी देते हैं कि चौथे वर्ष, अपने राज्यारोहण के
चौथे वर्ष जब इनका चौथा वर्ष था सिंहासन पर राजा बनने के बाद, तो 7 वर्ष के निर्विरोध भिक्षु थे जिन्होंने इन्हें दीक्षित किया था। ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से ये बौद्ध कब बने थे? पूर्ण रूप से बौद्ध इनको मोगलिपुत्त ने किया था कि भाई अब तुम पूर्ण रूप से बौद्ध हो। ठीक है, दिव्य वदान भी हमें यह जानकारी देता है कि अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का जो श्रेय है, यानी दिव्य वदान जो हमें बताता है कि इनको बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था, वो तो क्या था, उपगुप्त ने इनको इसमें दीक्षित किया था। धम्म का मतलब है बौद्ध धर्म यानी धम्म एक तरह से जैसे अकबर ने दीन इलाही शुरू किया था कि जितनी भी अच्छाइयां उन्हें एक जगह एक नया धर्म शुरू करें और उसकी जो बुराइयां हैं उनको त्याग दिया जाए, तो इस प्रकार की अच्छाइयां, इसके लिए क्या करता अशोक जी ने, धम्म का एक नया धम्म चलाया था जिसको धम्म बोलते। इसमें क्या क्या चीजें थी कि तीर्थ स्थलों की यात्रा और तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन इस धम्म के अंतर्गत ही हुआ था। और धम्म दूतों को विदेशों में भेजना, यानी जो धर्म का प्रचार करने वाले व्यक्ति हैं उनको विदेशों में प्रचार करने के लिए भेजना, ये इसमें मिलते हैं बौद्ध धर्म के अंतर्गत ही हैं। ठीक है, धम्म के अंतर्गत। भ्राभु लेख में हमें क्या मिलता है कि धम्म का जो आधार है सम्राट अशोक का वो था बुद्ध, संघ और धम्म, यानी कि भगवान बुद्ध में और संघ में और धर्म में विश्वास, धम्म में विश्वास करना चाहिए, ये धम्म का आधार था। भ्राभु लेख हमें इस चीज की जानकारी देता है। सिजिम लेख में हमें जो जानकारी है वो जानकारी है कि अशोक जी ने धम्म महामंत्रों को आदेश दिया था कि जो संघ में फूट डालने वाले लोग हैं उनको दंडित करो, यानी कि कुछ ऐसे लोग होंगे वो उस समय पर कि जो धम्म में यानी संघ में क्या में फूट डालते होंगे, जो विद्रोह करने के विचार होंगे, जो इनको 2 भागों में बांटने के, तो उनको क्या सम्राट अशोक ने आदेश दे दिया, किनको दिया था, महामंत्रों को, कि उनको दंडित करो। इसकी जो जानकारी है वो किस लेख में है, तो वो सिजिम लेख में है। ठीक है, धम्म का जो आधार है वो सम्राट अशोक ने कहां से लिया था, तो धम्म का जो आधार लिया वो राहुलोवाद सूत्र वे गेह विजय सूत्र से लिया है। धम्म का आधार कहां से, राहुलोवाद सूत्र और गेह विजय से लिया है इन्होंने धम्म का आधार। मास की अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है, मास की अभिलेख से जो हमें जानने को मिलता है वो ये कि सम्राट अशोक ने खुद को बुद्ध साक्य कहा और भगवान बुद्ध को भगवान शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था। मास की अभिलेख में इस चीज की चर्चा की गई है। ठीक है, अहरोरा लेख में क्या है कि बुद्ध के अवशेषों पर जो स्मारक बने, यानी जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उनको 8 भागों में बांटा गया था, उन 8 भागों के ऊपर स्मारक बने थे। जो स्मारक बने थे ये वही बातें हैं कि अहरोरा लेख में इस चीज की है कि बुद्ध के अवशेषों पर जो स्मारक बने थे उसका जिक्र अगर किया जाए कि अवशेषों पर स्मारक तो बने थे लेकिन वो कहां पर लिखे हुए हैं कि भाई वहां पे स्मारक बने थे, तो वो अहरोरा लेख में है। इसकी जानकारी हमें यहां से मिलती है। महावंश में हमें क्या जानकारी मिलती है, महावंश जो हमें जानकारी देता है वो ये जानकारी देता है कि अपने राज्यारोहण के या राजा बनने के 18वें वर्ष लंका के राजा के पास सम्राट अशोक जी ने संदेश भेजा था कि भाई मैं बुद्ध धर्म का मानने वाला, यानी मैं बुद्ध धर्म मानने वाला और बुद्ध धर्म का साधारण उपासक हूं। यह संदेश 18वें वर्ष श्रीलंका के राजा के पास, यानी लंका के राजा के पास भेजा था सम्राट अशोक ने। इसकी जानकारी जो है वो महावंश में है। अशोक ने युक्त, रजुक और प्रादेशिक धर्म प्रचार व उपदेशों का आदेश दिया था। किसको दिया था भाई, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का जब प्रचार और प्रसार करने के लिए युक्त, रजुक और प्रादेशिक, ये 3 ऐसे अधिकारियां थे जिनसे आदेश दिया था कि आप जाएं और बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करें और जनता के बीच में रहें और देखें कि आखिर जनता के विचार क्या हैं। ठीक है, इनके ऊपर उन्होंने एक और किया था, क्या कि 13वें वर्ष राजा बनने के 13वें वर्ष इन्होंने धर्म महामंत्रों की नियुक्ति की थी। इनके ऊपर भी इन्होंने धर्म महामंत्रों की नियुक्ति की थी कि आपको
देखना है, धर्म प्रचार करना है और उसको आगे बढ़ाना है। तो तीसरी बौद्ध संगति के अंतर्गत ही ये सारी चीजें हुई थी। बौद्ध धर्म प्रचार के लिए और भिक्षु भेजे गए थे। ठीक है, बौद्ध संगति के उस समय जो अध्यक्ष थे वो मोगलीपुत तिस थे। ठीक है, अब देखो सिंगली अनुश्रुति दीपवंश और महावंश के अनुसार, इनके अनुसार हमें क्या जानकारी मिलती है कि धर्म प्रचार करने वाले जो लोग थे, जो सम्राट अशोक जी ने धर्म प्रचार और प्रसार या उपदेश के लिए जो भेजे थे, उनके अंतर्गत उनको कौन कौन से क्षेत्र दिए गए थे कि आप उस दिशा में जाएंगे, वो उस क्षेत्र में आप धर्म और प्रचार करेंगे, आप दूसरे दिशा में जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने कुछ जगह बांटी थी और कुछ लोगों को भेजा था। इन चीजों की जो जानकारी हमें मिलती है वो दीपवंश और महावंश के अनुसार हमें मिलती है। तो देखो मजीनितक जो थे, इनको कौन सा क्षेत्र दिया था? कश्मीर और कंधार इनको क्षेत्र दे दिया कि आप कश्मीर और कंधार जाएंगे और वहां पर धर्म का प्रचार करेंगे। महारक्षित को दिया यवन देश, यवन यानी यूनान वाला देश, क्योंकि इन लोगों को काली मिर्च बहुत ज्यादा पसंद थी, तो काली मिर्च का नाम ही यवन प्रिया रख दिया गया। ठीक है, तो कौन थे ये? महारक्षित को क्या दे दिया इन्होंने? यवन देश दे दिया। मजीजम जी को क्या दिया था? हिमालय देश, कि आप हिमालय की तलहटी में जाएं, हिमालय के क्षेत्र में जाएं और वहां पर धर्म का प्रचार करें। धर्म रक्षित को उपरांतक का क्षेत्र दिया गया। धर्म रक्षित जी को उपरांतक का क्षेत्र दिया गया कि आप यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे। महादेव जी को महिष मंडल का क्षेत्र दिया गया कि आप जो धर्म का प्रचार करेंगे वो महिष मंडल जी के अंतर्गत ही करेंगे। महिष मंडल जी के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र थे? तो मैसूर अथवा मानधाता उसके अंतर्गत, महिष मंडल के अंतर्गत आते थे। रक्षित जी को बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए वनवासी का क्षेत्र दिया, जो कि उत्तरी कन्नड़ में था। उत्तरी कन्नड़ का जो क्षेत्र था वो वनवासी क्षेत्र कहलाता था, जिसमें रक्षित जो थे वो धर्म का प्रचार करने गए। महाधर्म रक्षित जी को जो दिया गया था वो महाराष्ट्र का क्षेत्र दिया गया कि आपको महाराष्ट्र के क्षेत्र के अंतर्गत धर्म प्रचार करने हैं। सोन और उत्तरा, ये दो ऐसे नाम हैं जिनको दिया गया था सुवर्ण भूमि। क्या? सुवर्ण भूमि में आप जाएंगे और यहाँ पर आप धर्म का प्रचार करेंगे। देखो उनके पुत्र महेंद्र और संघमित्रा ये सम्राट अशोक जी के पुत्र थे। इनको कहां पर भेजा गया था? इनको लंका भेजा गया था और बोला गया था कि आपको यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जो मैंने आपको ये जो जानकारी हमें मिलती है, ये मिलती है सम्राट अशोक के अंतर्गत कि उन्होंने किस प्रकार से सिंहासन पर कब्जा किया, कौन सा ऐसा युद्ध था और वो किस लिए मशहूर था, किस कारण उन्होंने उस क्षेत्र पर आक्रमण किया था, कौन कौन से लेखों में हमें कौन कौन से महत्वपूर्ण चीजें हमें मिलती हैं, कौन कौन से साहित्य हैं, कौन कौन से लेख हैं जिनसे हमें बहुत ही प्रमुख बातें सम्राट अशोक जी के समय की मिलती हैं। ठीक है, वो हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। आने वाली वीडियो के माध्यम से हम सम्राट अशोक जी के बारे में, या फिर ये समझ लिए मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत कुछ और अभी जानेंगे, जो कि बहुत ही प्रमुख बातें हैं, चाहे वो उनकी धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, शासनिक और अध्यादेश हों और अभिलेख हों, या फिर उनके समकालीन शासक हों, या फिर उनकी जो लिपियां हैं कि जो भी हैं, हम आने वाली वीडियो में हम इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप मेरी पिछली वीडियो को उन पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ धन्यवाद।